दिस मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। चलिए भाई शुरू करते हैं अपना लेसन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने आपको वर्क एनर्जी पावर पे लाके जो था वो एंड करवाया था टॉपिक। आज ये है कि वर्क एनर्जी पावर से आगे की तरफ चलेंगे। उसके कुछ पास चैप्टर के क्वेश्चंस के ऊपर हमारा जो आज फोकस होगा वो ज़्यादा होगा। मैं कोशिश करूंगा एज मैनी एज पॉसिबल आपको वर्क एनर्जी पावर के क्वेश्चंस करवा दूं और उसके बाद फिर हम अगले चैप्टर के ऊपर थोड़ी सी नजरसानी करेंगे। अच्छा, वर्क एनर्जी पावर पढ़ाते हुए मैंने आपको जो अब तक चीजें सिखा दी थी उसमें वर्क एनर्जी और पावर इन तीनों चीजों का जो बेसिक कंटेंट था वो हमने आपको एक्सप्लेन किया था। सही है। अब ये है कि हमने कुछ इक्वेशंस आपको इंट्रोड्यूस करवाई थी, उसमें वर्क की थोड़ी सी तफसील ज्यादा थी। पावर और एफिशिएंसी के कुछ सवालात थे जो अभी बाकी रह गए थे, वो हमने करने हैं। कुछ काइनेटिक एनर्जी वगैरह के क्वेश्चंस थे वो हमने करने हैं। ठीक है, उसके क्वेश्चंस के ऊपर हमारा थोड़ा फोकस अभी ज्यादा चलेगा और उसी के साथ साथ मैं आपको उस चीजों का कुछ रिव्यू भी देता रहूंगा। तो देखिए बेटा, आप जब एनर्जी की बात कर रहे थे ना, तो मैंने आपको बोला था कि एनर्जी की दो कह लो कि आपके पास इक्वेशंस हैं जो यहाँ पे इस चैप्टर में आप एक्सेस कह लो कि एड्रेस कर रहे होगे। एक काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर और एक पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। ये दो इक्वेशन थे जो कॉमनली आप इस्तेमाल कर रहे होंगे एनर्जी निकालने के। और पावर के लिए मैंने आपको दो फॉर्मूले बनाए थे, वर्क डन अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम। ये दो पावर के हो गए और ये आपके पास एनर्जी के हो गए। अच्छा, एक चीज जिसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी। देखो एफिशिएंसी ये होती है कि जो आपका आउटपुट है, यूजफुल आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट टाइम्स 100। अगर आपको परसेंटेज में चाहिए तो आप 100 से मल्टीप्लाई करो, वरना आप सिंपल आउटपुट अपॉन इनपुट के रेशियो को एफिशिएंसी बोलते हो। कि जो आपने सिस्टम को एनर्जी दी या उसके ऊपर जो वर्क वगैरह किया, उसका कितना पार्ट आपको आउटपुट के तौर पे रिसीव हुआ है। सही, उसका कितना पार्ट आपको आउटपुट के तौर पे रिसीव हुआ है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। एफिशिएंसी का फॉर्मूला अप्लाई करते हुए बेटा याद रखना कि अगर आउटपुट में आप वर्क यूज कर रहे हो तो इनपुट में भी वर्क होना चाहिए। अगर आउटपुट पे आप एनर्जी यूज कर रहे हो तो इनपुट पे भी एनर्जी होनी चाहिए। अच्छा, ये इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं। वर्क और एनर्जी का भी रेशियो निकाला जा सकता है क्योंकि दोनों का यूनिट सेम होता है बेटा, दोनों जूल्स में होते हैं ना, तो आप वर्क और एनर्जी के रेशियो से भी आउटपुट अपॉन इनपुट कर सकते हो। अच्छा, जहां मसला है वो है पावर का रेशियो। आपके पास अगर आउटपुट पे पावर है ना, तो आपको इनपुट पे भी पावर ही रखनी पड़ेगी। आप आउटपुट पे पावर और इनपुट में वर्क या पावर और वर्क का कोई रेशियो इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं से एक मिसाल देता हूँ। एक क्वेश्चन हम करते हैं जिसमें एफिशिएंसी कैलकुलेट करवाई जा रही होगी और एफिशिएंसी का रिलेटेड कुछ काम होगा ना। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, बोलते हैं a crane lifts a load of 1000 newtons through a vertical height of 3 meters in 10 seconds। उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन दे दी, लोड की वैल्यू दे दी, वेट, वर्टिकल हाइट दे दी और टाइम दे दिया। बोलते हैं इनपुट पावर टू द क्रेन इज 500 जूल्स पर सेकेंड। उन्होंने इनपुट पावर दे दी है। तो अगर मुझे एफिशिएंसी चाहिए तो आउटपुट ओवर इनपुट, इसके रेशियो के अंदर हम जो है वो डिटर्मिनेशन करेंगे कि भाई हमारे पास एफिशिएंसी क्या है। इनपुट की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, इट्स 500 वॉट्स के अंदर। मुझे आउटपुट भी वॉट्स में ही चाहिए होगा। अब पावर यानी आउटपुट भी मुझे पावर की फॉर्म में चाहिए। तो भाई पावर निकालने के लिए मैं लगाऊंगा वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन की जगह लिखूंगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखो, आई अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन्स और डिस्प्लेसमेंट जो कवर हुई थी वो 3 मीटर्स की हुई थी, क्योंकि ऑब्जेक्ट का जो वेट था वो नीचे की तरफ लग रहा था और वो वर्टिकल डायरेक्शन में ही मूव होता हुआ गया। तो जो हाइट गेन हुई है वो उसके डिस्प्लेसमेंट है पैरेलल टू दैट वेट फोर्स। और टाइम लगा 10 सेकेंड्स का इस चीज के अंदर। तो हमारे पास यहाँ पे 3000 अपॉन 10 यानी 300 वॉट्स
हमारी आउटपुट पावर होगी। तो मैं यहाँ पे 300 रख सकता हूँ और इसको सॉल्व करूंगा। 300 अपॉन 500 यानी 3/5, दैट इज 0.6। मेरा आंसर हो गया 0.6। अच्छा, अगर कोई बोलता है कि भाई पावर इक्वल्स एनर्जी अपॉन टाइम के थ्रू क्या हम कर सकते हैं, तो बिल्कुल वो पॉसिबल है। उसका रीजन ये है कि भाई एनर्जी में फिर आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करो, mgh अपॉन टाइम। mg और आपको दिया गया है, सही है। ये आपको कैसे पता mg गिवन है? आपको वेट गिवन था ना 1000, तो mg वाज नोन टू यू। हाइट वही 3 मीटर्स, टाइम वही 10 सेकेंड्स का। तो आप यहां से भी सॉल्व करते, इट वुड गिव यू द सेम आउटपुट पावर। तो दोनों इक्वली वैलिड थे, तो उसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। तो यहां से हमने अपने पास आउटपुट को भी पावर में ही रखा, क्योंकि हमारी इनपुट भी पावर के अंदर मौजूद थी। इसी तरह की 33 जो है, अगर उसको भी देखो, efficiency of an electric generator is 65%, energy input to the generator is 12 kilojoules, useful output चाहिए। आसान सा सवाल था, आउटपुट अपॉन इनपुट टाइम्स 100। आपके पास 65% की एफिशिएंसी है, आपका आउटपुट आपको चाहिए, और इनपुट आपके पास जो है वो 12 किलो जूल्स है। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर देना, 65 इंटू 12 अपॉन 100। तो यहां से आपके पास जो आउटपुट है वो डिटरमिन हो जाएगा। That's gonna be equal 65 into 12 upon 100 is 7.8 kilojoules। ठीक है, हमारा आंसर यहाँ पे हो गया सी। अब जरा एक थोड़ा सा कंपैरेटिवली डिफिकल्ट सवाल देखते हैं। Let's try this 67। 67 जरा ट्राई करें आप लोग, थोड़ी सी खुद एफर्ट करें इस पे। बेटा 67 अटेम्प्ट करना है हमने, क्वेश्चन नंबर 67। ठीक है भाई, एक आंसर आया है मेरे पास अभी तक, वो करेक्ट आंसर है ऋषा बेटा आपका।
सफान दोबारा ट्राई करें, फातिमा दोबारा ट्राई करें, हानिया करेक्ट आंसर। सोनिया करेक्ट, जैन करेक्ट, नबीहा दोबारा सोचें, जारा करेक्ट आंसर। किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। भाई देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, बोलता है स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन डाइवर्ट्स वाटर फ्रॉम अ रिवर, every second 20 kilograms of water flows through a pipe and falls through a vertical drop of 15 meters. 20 kilograms of water falls through a vertical drop of 15 meters. अब देखो अगर आपके पास नीचे कोई जनरेटर लगा हुआ है सही, और ऊपर से यहाँ पे पानी गिर रहा है, the height was 15 meters and 20 kilograms of water falls every second. So the water will have potential energy at the top. जब पानी नीचे आके गिरेगा, it will strike सही your turbine and this turbine will start to rotate. तो वो क्या करेगा, आपको कह लो कि अपनी एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करके देगा। तो भाई अगर मुझे एफिशिएंसी बता के आउटपुट पावर मांगी जा रही है, एफिशिएंसी गिवन है, तो मैं जनरली कह सकता हूँ एफिशिएंसी इज आउटपुट अपॉन इनपुट, और क्योंकि उसने 0.6 लिखा है तो पता परसेंटेज में तो नहीं दिया, तो मैं बगैर परसेंटेज वाला फॉर्मूला यूज करूँ। एफिशिएंसी इज बेटा 0.6, आउटपुट मुझे पावर में चाहिए तो मेरे इनपुट भी पावर ही होना चाहिए। तो भाई देखो एनर्जी जिस फॉर्म में थी वो पोटेंशियल थी, मैं उसके थ्रू इनपुट पावर निकाल सकता हूँ। तो मैंने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाया mgh, m और 20 और g की वैल्यू 10, हाइट हमारे पास 15 मीटर्स की थी सही, ये हमारे पास आ गया 3000 जूल्स, और यहां लिखा गया था एवरी सेकेंड। तो अगर मुझे इसे पावर में कन्वर्ट करना है एनर्जी अपॉन टाइम करके, तो टाइम 1 सेकेंड हुआ, मतलब पावर भी आपके पास वही 3000 वॉट्स हो गई। तो भाई मेरे पास जो आउटपुट मालूम करने के लिए जो फॉर्मूला बना हुआ था उसका मुझे इनपुट मिल गया 3000 वॉट्स। अब मैं यहाँ पे इसको लाके मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और मेरे पास यहाँ पे आउटपुट जो है वो ऑब्टेन हो जाएगा, दैट विल बी 1800 वॉट्स। इसको लाजमी बात है आपने किलो में कन्वर्ट करना, आपके सारे आंसर्स किलो में हैं, तो आप क्या करें, आप डिवाइड बाय 1000 कर दें। आप 1800 को डिवाइड बाय 1000 करेंगे, आपका आंसर बन जाएगा 1.8 किलोवाट्स। तो आपने इनपुट के लिए पहले एनर्जी से पावर निकाली, एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी आपने यूज की। एक दफा जब आपको एनर्जी से पावर मिल गई, अब आपने एफिशिएंसी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, आउटपुट अपॉन इनपुट मल्टीप्लाइड बाय 100। बोलो उस्मान। सर मुझे ये आपसे पूछना था कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है, ये तो वर्क वाला ही फॉर्मूला है, जैसे अगर क्योंकि mg जो है वो एक तरह से वेट है और वेट एक फोर्स है, और हाइट जो है वो उसके पैरेलल डिस्टेंस है वेट के। तो जो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है ये वर्क का ही फॉर्मूला है। जी मेरे बच्चे, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला वर्क डन बाय जी ग्रेविटी सर। के थ्रू ही डिराइव होता है। अच्छा, सी डेरिवेशन ओ लेवल्स में आपके बाकी पास नहीं सर वो होती, आपने लेकिन जो एएस में पहले जब वाला आते हो सवाल ना करवाया था तो जो आपको सबसे यही पहले। चीज सिखाई जाती है। अच्छा, बाकी सर वो ऊपर वाले सवाल में आपने एक वो जब आप बता रहे थे कि ट्रेन लिफ्ट कर रही है, पहले जो सवाल करवाया था, तो सर हमें उसमें ये कैसे पता चल रहा था कि वो उसमें वेट लेंगे हम? उसमें वेट का तो लफ्ज कहीं था नहीं क्वेश्चन में।
मेरे बच्चे उसका वेट लेंगे, इसका अंदाजा मुझे इस बात से हुआ कि जब आपका सिस्टम ऊपर की तरफ मूव कर रहा था ना, तो लाजिम बात है जो उसका लोड गिवन था वो तो न्यूटन्स में गिवन था, तो वो जो लोड है वो लाजिमी बात है उसका वेट ही हुआ ना। मतलब आपने वो वर्टिकल के वर्ड से जज किया कि वर्टिकल की वजह से वो वेट लगेगा बिल्कुल क्योंकि वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है। बिल्कुल। ठीक और है। लोड की वैल्यू देने का मतलब ये है ना मेरे बच्चे कि आपके वेट की बात हो रही है। अच्छा, अब अगले सवाल पे आ जाते हैं। अच्छा, अब मैं कुछ सवालात कराऊंगा एनर्जी कन्वर्जन के, कि भाई एनर्जी किस फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा रही होती है, जरा इसके सवालात देखते हैं। जैसे एक ये सवाल है आपके पास, सही। इस क्वेश्चन में कहा जाता है कि द डायग्राम रिप्रेजेंट्स अ जियोथर्मल पावर स्टेशन which useful energy transformation is taking place। एक जियोथर्मल पावर स्टेशन है, आप देखते हो कि यहाँ से आपने कोल्ड वाटर इनपुट भेजा, कोल्ड वाटर हीट अप हुआ, वाटर बना, और वाटर बोलो स्टीम बना, और स्टीम बन के वो लेस डेंस होने की वजह से ऊपर राइज करते हुए इधर बाहर आ गया। वो बोल रहे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन बताइए भाई, कौन सी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास इस प्रोसेस के दौरान हो रही है ओवरऑल। अब देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिस जिस जगह पे स्टार्ट में लिखा हुआ है वो गलत है। उसका रीजन ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द आउटपुट। जियोथर्मल पावर स्टेशन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिलती है, तो ये तो हमने रिजेक्ट कर दिया। हाँ, हम कर ये बिल्कुल जरूर रहे हैं कि हम हीट एनर्जी ऑफ द ग्राउंड का इस्तेमाल करके अपने पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम कर। तो द यूजफुल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन दैट्स गोइंग ऑन इज बेसिकली थर्मल एनर्जी बीइंग कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो दिस वन इज एन इजी क्वेश्चन। थोड़ा सा अब इसके टिपिकल क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। एक सवाल ये भी है जो मैं चाहूंगा कि आप लोग सॉल्व करें, बड़ा अच्छा सवाल है। एमसीक्यू नंबर 46। बेटा न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज कंप्लीटली समथिंग एल्स। न्यूक्लियर पावर स्टेशन के अंदर आपके पास न्यूक्लियर एनर्जी जो है उसको आप हीट में कन्वर्ट करते हो और फिर उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हो। यहाँ तो आप अर्थ की जो हीट है उसका इस्तेमाल करने का काम कर रहे हो। और न्यूक्लियर रिएक्शन जब होता है ना तो न्यूक्लियर एनर्जी हीट एनर्जी बनाती है। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए ठीक है मेरे बच्चे, अहमद मसला नहीं है। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जरूर अपने जहन में रखें, हाफ एम वी स्क्वायर। तो आपको पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी मास से डायरेक्ट है, लेकिन वेलोसिटी के स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है डायरेक्ट में। तो जो आप वेलोसिटी में चेंज लाएंगे काइनेटिक एनर्जी में, उसका स्क्वायर टाइम्स का इफेक्ट आएगा। अच्छा भाई, ये जो सेम वाले हजरात है ना वो इस बात को भूल रहे हैं कि जनाब वेलोसिटी पे स्क्वायर की पावर लगी हुई है। वेलोसिटी की वजह से काइनेटिक में जो चेंज आएगा वो समझ लो डबल का नहीं आएगा। वेलोसिटी डबल हुई है लेकिन काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी की वजह से डबल नहीं होगी। काइनेटिक एनर्जी में उसके स्क्वायर टाइम्स का इफेक्ट आएगा। अब आना शुरू हुए कुछ करेक्ट आंसर्स।
ठीक है भाई, बहुत सारे आंसर्स आ गए। अब हम जरा देख लेते हैं। देखें, जो आपकी न्यू काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी ओल्ड काइनेटिक एनर्जी के कुछ n टाइम्स होगी। आपने मास को किया हाफ, मास हाफ करने की वजह से आपकी काइनेटिक एनर्जी हाफ हो गई। फिर आपने वेलोसिटी को किया डबल, अब वेलोसिटी पे लगा हुआ था स्क्वायर, तो अगर आपने वेलोसिटी को डबल किया तो काइनेटिक एनर्जी पे डबल का नहीं बल्कि उसके स्क्वायर का इफेक्ट आएगा। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये 4/2 हो जाएगा, दैट विल बिकम 2e। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी आपके पास डबल हो जाएगी। मास की वजह से हाफ हुई लेकिन वेलोसिटी की वजह से 4 टाइम्स बढ़ गई। एक की वजह से कम हुई, अगले की वजह से जो इंक्रीमेंट आया वो काफी बड़ा इंक्रीमेंट था। इस वजह से आपने यहाँ पे उसको जो है उन दोनों फैक्टर्स को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया। देखो, वेलोसिटी की वजह से जो चेंज आया ना काइनेटिक एनर्जी में, वो 2 टाइम्स का नहीं आया, वो 2 के स्क्वायर टाइम्स का आया, यानी वो 4 टाइम्स का आया। काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी बढ़ने की वजह से 4 टाइम्स बढ़ी, लेकिन मास हाफ होने की वजह से हाफ भी हो गई। तो अगर आप उन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट देखोगे तो 2 बचेगा ना आपके पास, सिर्फ 2 टाइम्स का इंक्रीमेंट आया। आप वेलोसिटी के साथ तो देख रहे हो मास का इनवर्स का प्रोपोर्शन है, लेकिन आप क्वेश्चन में देखो कि उसने क्या बोला, उसने मास के ऊपर इफेक्ट हाफ किया है और वेलोसिटी का इफेक्ट उसने डबल कर दिया। तो जब मास का इफेक्ट हाफ हुआ मतलब मास हाफ किया तो काइनेटिक एनर्जी हाफ हो गई। ये वाला इफेक्ट काइनेटिक एनर्जी के ऊपर मास की वजह से आया, और वेलोसिटी डबल करने की वजह से काइनेटिक एनर्जी 2 के बजाय 4 टाइम्स बढ़ गई। अब जब आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो ओवरऑल इफेक्ट आया वो 2 टाइम्स का ही आया। इसीलिए हमने कहा कि हमारी काइनेटिक एनर्जी डबल हुई है। थर्टी फोर ट्राई कीजिए। बिल्कुल मेरे बच्चे, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होने का मतलब ये है कि या तो स्पीड डिक्रीज होगी या फिर आपके पास मास डिक्रीज होगा, दोनों में से कोई भी एक चीज हो सकती है ना। ये काइनेटिक एनर्जी दोनों पे डिपेंड कर रही है। अच्छा भाई, अब आंसर्स आ गए, अब जरा हम देख लेते हैं। बोलते हैं coal is burned as fuel to heat water in the boiler producing steam. Steam drives a turbine which is connected to an electrical generator. Now
one thing's for sure that it is supposed to end at electrical energy क्योंकि generator लगाया हुआ है, and it's supposed to start with chemical energy जो कि कोल के अंदर मौजूद है. आप कोल को बर्न करोगे, आप केमिकल से हीट एनर्जी बनाओ, उस हीट से आप टरबाइन चलाओगे तो काइनेटिक एनर्जी आएगी और उससे एंड प्रोडक्ट आपका इलेक्ट्रिकल है. तो दिस एंटायर सिस्टम इज सपोज्ड टू स्टार्ट फ्रॉम केमिकल एंड एंड एट इलेक्ट्रिकल. ऐसा ऑप्शन आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही है, एंड दैट इज बी. दैट इज द ओनली ऑप्शन दैट यू हैव ओवर. सर काइनेटिक एनर्जी क्यों डिक्रीज होता है सर? काइनेटिक एनर्जी क्यों, मास से काइनेटिक एनर्जी, कंटेंट कम हो गया ना बेटा. काइनेटिक एनर्जी जो है वो सिर्फ स्पीड पे थोड़ी डिपेंड करती है, उस ऑब्जेक्ट के मास पे भी कर रही है ना. तो अगर मास में चेंज आएगा तो काइनेटिक एनर्जी में क्यों चेंज नहीं आएगा? One last question for work energy and power and then we'll move on towards pressure. So इसका जवाब मुझे जल्दी से दे दो आप लोग. Variation in answers, variation in answers. देखिए बोला गया है the ball is held at rest on one side of the curved track. The ball is released, it rolls down on one side of the track and part of the way up the other side. It then stops before rolling back down again. The height of the stopping point is less than that of the starting point. This basically means that some of the energy would be lost as heat during the process. Process के दौरान energy loss हो रही होगी heat की form. So as the ball rolls down, the potential would be converted to kinetic, and when the ball is going to rise back up, the kinetic will be converted back to potential. But during this process, heat energy would be continuously produced. क्योंकि surface के साथ friction वगैरह होगी, तो I'm going to have heat, and when the object was moving down, and I'm also going to have heat when the object is going to move back up. जब वो ऊपर जा रहा होगा तब भी हीट बन रही होगी, जब वो नीचे आ रहा होगा तब भी हीट बन रही होगी. तो दोनों प्रोसेस में हीट एनर्जी आपके पास आएगी, and as a result the answer is going to be D. So a big round of applause for those who figured out D at the start, and those who didn't, no worries. जिंदगी में छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं, आगे के जवाब तुम लोगों के इंशाल्लाह ठीक होंगे.
फाइनली करेक्ट आंसर। नहीं नहीं, सही हो जाता है, यू डू गिव करेक्ट आंसर, समटाइम्स इट हैपेंस। Let's just say we are unique with our answers. We don't go with the mainstream correct answers. No, we go out of the route. अच्छा भाई, अब हम बात करते हैं प्रेशर की, जो कि जैसे जैसे पेपर्स करीब आ रहे होते हैं बिल्डअप होता चला जाता है। नहीं, मैं जानबूझ के मुश्किल सवाल पूछता हूँ, सही है, क्योंकि देखो आसान तो खुद भी कर लोगे ना। अब मैं आसान आसान सारे करवा दूं, सही है, अपन लोग बिल्कुल एक मोटिवेशन में आ जाओ, यस सब आ गया। जब खुद पास पेपर खोल के बैठा हो, मुश्किल मुश्किल सवाल सामने आए तो तुम बोलोगे सर ये क्या किया। इसलिए मुश्किल सवालात कुछ मैं अपने साथ करवाता हूँ ताकि जहन खुल जाए। फिर जब आप खुद करने बैठोगे तो आसान आएंगे वो तो कर ही लोगे, इंशाल्लाह मुश्किल आएंगे तो वो भी हो जाएंगे आपसे। अच्छा भाई, अब देखिए आइडिया रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर ना। प्रेशर मेरे बच्चे फोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन या फोर्स की कंसंट्रेशन को बोला जाता है कि अगर आप किसी सरफेस के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो उस फोर्स की एप्लीकेशन के ऊपर आप जो है उस जिस जगह पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो फोर्स उस जगह पे किस तरह से डिवाइड हुई हुई है, डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है, उसको प्रेशर का नाम दिया जाता है। सही, कि इफ यू अप्लाई सम फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट तो हाउ इज दैट ऑब्जेक्ट, सही है, गोइंग टू एक्सपीरियंस दैट फोर्स। जो आपने फोर्स अप्लाई की वो फैल गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई, या वो एक जगह पे आके कॉन्सेंट्रेट होने का काम कर गई, उस चीज को आप प्रेशर बोलते हैं। इसीलिए जब आपके पास प्रेशर की डेफिनेशन के साथ उसका फॉर्मूला आता है तो आपके पास बेस में डिवीजन के अंदर एरिया आता है। ये वो एरिया होता है जिस पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। तो अगर मैं एक छोटे एरिया पे फोर्स अप्लाई करूं तो नतीजा ये होता है कि फोर्स कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। अब कॉन्सेंट्रेट होने की वजह से क्या होता है, प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। सही, उस फोर्स का इफेक्ट ज्यादा फील होता है हमें, यार ये फोर्स बहुत ज्यादा है। और अगर एरिया को हम बढ़ा दें तो फोर्स डिवाइड हो जाएगी। जब फोर्स डिवाइड हो जाएगी तो आपके पास जो प्रेशर आएगा वो कम आएगा, यानी उसका जो इफेक्ट क्रिएट होगा वो थोड़ा लेस क्रिएट होगा। इट्स सिंपली कि अगर आप अपनी palm पे, सही, आप अपने palm पे अपनी थंब को प्लेस करके प्रेस करें और अब आप अपने थंब के नीचे एक पिन लगा दें और उसको अपने palm के ऊपर रख के आप प्रेस करें, तो पहले जब आप अपना थंब प्रेस कर रहे थे तो आपकी जो फोर्स थी वो डिवाइड हो गई थी आपके थंब के एरिया के ऊपर। तो रिजल्ट क्या हुआ भाई आपके पास के आपका जो फोर्स थी वो डिवीजन हुई, प्रेशर कम लगा। लेकिन जब आपने कोई पिन रख दी तो अब आपकी वही फोर्स एक बहुत छोटे से एरिया में कन्फाइन हो गई, कॉन्सेंट्रेट हो गई, जिसकी वजह से इफेक्ट बढ़ गया। और शायद आपको याद भी हो, मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल भी दी थी क्लास के अंदर जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था कि भाई एक फ्लैट सोल और हाई हील का इफेक्ट आपको पता चलता है। कैसे पता चलता है भाई, इफ अ नॉर्मल पर्सन, सही है, हैविंग अ सर्टेन वेट, wearing flat sole steps on your feet, आपको तकलीफ होगी। लेकिन if that same person with a high heel, सही है, expecting it to be a lady, so if that person steps on your feet, we expect your leg or your feet to actually have a hole inside it। अगर पैर में छेद हो जा रहा है, सीधी सी बात है, because the amount of force that she exerts is still the same, but because of less area, stiletto heels होने की वजह से you have a large amount of pressure generated, just acting like a needle। तो ये चीज अपने जहन में हमेशा रखना। तो इफ समवन आस्क यू कि भाई मैं प्रेशर मैं फोर्स और एरिया का अगर ग्राफ बनाता हूं तो भाई फोर्स और एरिया का ग्राफ आपके पास स्ट्रेट लाइन बनता है, उसका रेशियो आपको प्रेशर देता है। लेकिन अगर कोई मुझे बोलता है कि सर मैं प्रेशर और एरिया का अगर ग्राफ बनाऊं तो वो इनवर्स का ग्राफ बनेगा, क्योंकि प्रेशर एंड एरिया आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अनदर। आप जैसे जैसे एरिया बढ़ाएंगे प्रेशर वैसे वैसे आपके पास रिड्यूस होता हुआ चला जाए। फिर हमारे पास बात आती थी बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। अगर आपको याद हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों होता था,
ड्यू टू द कोलिजन ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स विद द सरफेस ऑफ योर ऑब्जेक्ट। आपका जो भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी बॉडी है उसके ऊपर एयर मॉलिक्यूल्स क्योंकि आके टकरा रहे होते हैं, तो उसकी वजह से जो चीज जनरेट होती है दैट इज बेसिकली कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मॉलिक्यूलर कोलिजन की वजह से हुआ। अब जहां एयर मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, उनकी डेंसिटी ज्यादा होगी, वहां प्रेशर भी ज्यादा मिलेगा। जैसे और अगर कहीं पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम मिल रहा है तो उसका एक रीजन ये हो सकता है कि वहां पे आपके पास एयर की डेंसिटी कम है। जैसे हाई एल्टीट्यूड्स के ऊपर होता है, एयर थिन होती है, उसकी डेंसिटी वहां पे कम होती है, और लोअर एल्टीट्यूड्स में एयर थिक होती है, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। तो लोअर एल्टीट्यूड्स के ऊपर मतलब जमीन की तरफ आपको प्रेशर ज्यादा मिलता है, बट इफ यू गो हाई अप इन द एलिवेशंस, यहाँ पे आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम मिल रहा होगा। सही, एक रीजन आपके पास क्या था, लेस डेंसिटी ऑफ एयर। दूसरा टेम्परेचर भी होता है बेटा, हाई एल्टीट्यूड्स पे एयर का टेम्परेचर कम होता है, और कम होने की वजह से आपके पास जो है वो मॉलिक्यूल्स स्लो मूव कर रहे होते हैं। जब वो स्लो मूव करेंगे तो कम टकराएं, आहिस्ता आहिस्ता फोर्स एक्सर्ट करेंगे, आहिस्ता फोर्स एक्सर्ट करेंगे, आपके पास जो प्रेशर होगा वो भी कम आएगा आपके पास। तो ये दो रीजन है जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, इट्स 1 लाख पास्कल्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। ग्रेविटी स्ट्रांग होती है ना बेटा, तो एयर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट हुए होते हैं अर्थ के सरफेस के नजदीक। ग्रेविटी वीक होने की वजह से डेंसिटी कम हो जाती है, क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स रुक नहीं पाते और वो आहिस्ता आहिस्ता आउटर स्पेस के अंदर जो है वो इवेड होते हुए चले जाते हैं। अब आप बात करते हैं यहाँ पे बैरोमीटर की। बैरोमीटर में क्या सिलसिला होता है, बैरोमीटर के अंदर ये सिलसिला होता है, बैरोमीटर आपके पास एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है। इसके अंदर मर्करी फील्ड होता है, और सी लेवल के ऊपर आपको पता है कि भाई इसका जो लेवल होता है इट्स 760 मिलीमीटर्स की जो हाइट है उसका कॉलम फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड, याद रखिएगा, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड, नॉट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द कंटेनर, ये मत समझना। लिक्विड के सरफेस से इसकी जो हाइट मेंटेन हो रही होती है दैट इज 760 मिलीमीटर्स। सही है, ये आपके पास 760 मिलीमीटर्स होता है। हाँ बेटा, उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से होता है, क्योंकि आपके पास बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द इंटरनल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस वजह से आपके पास पानी जो है वो बाहर की तरफ फ्लो नहीं कर रहा होता। और दूसरा उसका वेंचुरी का भी एक इफेक्ट होता है, तो वो ये है कि आपको मैं उसमें भी कभी फिजिकल क्लास में आओगे ना तो मैं आपके साथ वो डिस्कस करूंगा। बिल्कुल यही तो होता है, एयर आपके एटमॉस्फेयर से बाहर चले, उसके सब्सटेंस में से बाहर चले जाते हैं प्लैनेट में से। अच्छा भाई, अगर आप लिक्विड्स के टर्म में बात करो, सही है, प्रेशर ऑफ लिक्विड्स की टर्म से बात करो, तो प्रेशर ऑफ लिक्विड का जो फॉर्मूला आता है वो रॉ जी एच आता है। इसका मतलब ये लिक्विड का प्रेशर तीन चीजों पर डिपेंड करता है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, और एच जो होती है आपको याद होना चाहिए, एच इज नॉट द हाइट, इट इज द डेप्थ। सही है, ये डेप्थ कहलाती है कि जो लिक्विड का लेवल है टॉप से वहां तक कितनी डेप्थ आपने क्रिएट की है, उस चीज को आप लिक्विड के प्रेशर के बाद कैलकुलेट करते हुए यूज करते हो। यू डोंट यूज द हाइट, यू यूज द डेप्थ। सही, टॉप सरफेस से मेजर करने का काम करना। So the deeper you go inside the liquid level, the more is the atmospheric pressure exerted, no, the more is the liquid pressure exerted at that point. इसीलिए तो देखो यहाँ पे जो नीचे वाला होज है उसमें से पानी ज्यादा तेजी से बाहर निकल रहा है क्योंकि वहां प्रेशर ज्यादा था।
तो पानी को ज्यादा प्रेशर की वजह से बाहर की तरफ पुश किया जा रहा है, उससे ऊपर वाला होस थोड़ा कम फ्लो कर रहा है, सबसे टॉप वाले होस के अंदर फ्लो जो है वो सबसे कम एग्जिस्ट कर रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके लिक्विड का जो कंटेनर का शेप है वो क्या है, सही है। आपके पास के कंटेनर के शेप से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फोर्स डिवाइड होती है ना तमाम साइडों के ऊपर, इस वजह से ये एट जब आप एएस में आओगे तो मैं आपको रॉ जीएच का फॉर्मूला डिराइव करना सिखाऊंगा कि रॉ जीएच का फॉर्मूला आप डिराइव किस तरह से करते हो। तो इट विल नॉट अफेक्ट कि आपके पास बेस एरिया ज्यादा है या कम है, सही। असल चीज जो मैटर करती है वो आपके पास लिक्विड कॉलम की डेप्थ होती है। हाँ बिल्कुल लाजमी बात है बेटा, जो वॉल्स के आपकी थिकनेस होती है वो प्रेशर को बैलेंस करने का काम करती है। इफ द वॉल्स आर नॉट थिक इनफ तो ऐसा हो सकता है कि आपकी वॉल साइडों से ब्रेक हो जाए, क्योंकि लिक्विड जो है ना वो सिर्फ नीचे की तरफ प्रेशर एक्सर्ट नहीं करता, लिक्विड के मॉलिक्यूल साइड वेज भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होते हैं। मतलब दीज वॉल्स ओवर हियर दे आर आल्सो एक्सपीरियंसिंग अ प्रेशर, एंड जब तो होता है कि अगर मैं यहाँ पे कोई होल जनरेट करता हूँ तो उस प्रेशर की वजह से पानी बाहर निकलता है। अगर वॉल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट ही नहीं हो रहा होता तो पानी यहाँ से होल करने पे बाहर थोड़ी निकलना चाहिए था, वो तो उस वक्त तक नहीं निकलता जब तक मैं नीचे कोई होल ना करूं, क्योंकि फोर्स और प्रेशर सब कुछ नीचे की तरफ होता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता आपके पास। बेटा मर्करी यूज करने का मकसद ये होता है, मर्करी इज वन ऑफ द हेवीएस्ट लिक्विड्स टू एग्जिस्ट, तो थोड़ा सा मर्करी काफी होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस करने के लिए। Water on the other hand is less dense than mercury, around 14 times less dense. So you'll need a very large column of water around 10 meters or something in order to balance the atmospheric pressure. See, mercury में around 76 centimeters enough है आपके atmospheric pressure को आराम से balance करने के। अब एक चीज जो यहाँ पे बड़े काम की है, that is my dear the concept of liquid pressure and total pressure. अगर कभी भी आपके पास एग्जामिनर टोटल प्रेशर की बात करे, एग्जामिनर कभी आपसे बोले कि भाई मुझे टोटल प्रेशर डिटरमिन करना है कि हमारे पास जो टोटल प्रेशर है वो कितना है, तो फॉर दैट सिचुएशन, सही है, फॉर दैट टोटल प्रेशर व्हाट आई वुड वांट कि आप लिक्विड प्रेशर के साथ साथ उसमें एटमॉस्फेयर का प्रेशर लाजमी ऐड करें, क्योंकि आप जिस पॉइंट पे लिक्विड का प्रेशर निकालना चाह रहे हो वहां पे सिर्फ लिक्विड एक्सर्ट नहीं कर रहा प्रेशर, उस लिक्विड के ऊपर एटमॉस्फेयर भी प्रेशर एक्सर्ट करने का काम कर रहा होता है। तो फिर एग्जामिनर समटाइम्स व्हेन ही आस्क्ड यू कि भाई आप टोटल प्रेशर बताएं, तो एटमॉस्फेयर और लिक्विड दोनों का प्रेशर ऐड करना। लिक्विड का प्रेशर रॉ जीएच से निकाल सकते हो, कैन यूज रॉ जीएच, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 लाख होता है, आप उसमें ऐड करोगे तो आपको पता चलेगा इस पॉइंट के ऊपर जो टोटल प्रेशर आ रहा है वो कितना आ रहा है। हाँ बेटा, ट्यूब के साथ कुछ भी हो जाए लिक्विड के प्रेशर में कोई फर्क नहीं है। अब मैं कुछ इसके एक आध दो सवाल करवा देता हूँ प्रेशर के, उसके बाद फिर मजीद जो डिस्कशन है वो हम बाद में करेंगे। मुझे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बता सकते हो?
बिल्कुल बेटा, बिकॉज इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो आंसर इज गोना बी डी। कभी भी इनवर्स प्रोपोर्शन का ग्राफ सी मत सेलेक्ट करना, ठीक है? कभी भी ये गलती मत करना कि इनवर्स प्रोपोर्शन को आप सी से रिप्रेजेंट कर रहे हो, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन का ग्राफ जो होता है वो कर्व होता है, उसमें प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है बेटा, रेशियो कांस्टेंट नहीं होता कभी भी। सही, ये जो आपका ग्राफ है ना, ये बोल रहा है कि रेशियो कांस्टेंट है। प्रेशर और एरिया का रेशियो कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर और एरिया का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, और उसकी वजह से जो आपके पास ग्राफ बनता है ना, वो कर्व बन के सामने आता है, ना कि स्ट्रेट लाइन। फिफ्टीन का आंसर बताइए जरा। ये सबसे मजेदार सवाल है भाई। बोलते हैं which graph shows the total external pressure, emphasis on this, acting on the submarine at different depths below the surface of the sea। अब सब आए लाइन पे। जब सबने इस बात पर फोकस किया कि वो पूछ रहे हैं टोटल एक्सटर्नल प्रेशर की बात, तो अब आप लोगों को समझ में आया इस बात के बारे में कि बेटा टोटल प्रेशर में लिक्विड का प्रेशर तो आता ही आता है, साथ साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी आ रहा होता है। तो आप रॉ जी एच प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो जब आपकी डेप्थ जीरो होगा तो प्रेशर जीरो नहीं होगा, यू विल स्टिल हैव एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओवर हियर। अगर वो सिर्फ लिक्विड प्रेशर की बात करता ना, तो आप डी सेलेक्ट करते। अगर उसने क्वेश्चन में सिर्फ लिक्विड प्रेशर मांगा होता ना, तो आप डी सेलेक्ट करते, क्योंकि फिर आप बोलते कि सर लिक्विड का प्रेशर रॉ जी एच के बराबर होता है, तो लिक्विड का प्रेशर डेप्थ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वहां पे आप इस बात को जस्टिफाई कर सकते थे, लेकिन अभी बी में आप ऐसा कुछ नहीं करोगे। बी में लाजमी बात है, आपने देखना है कि भाई डेप्थ के साथ है तो सही, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ऐड अप हो रहा है। बेटा एक असली, क्योंकि ए में तो आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन बन गया ना, प्रेशर का डेप्थ के साथ क्वाड्रेटिक रिलेशन थोड़ी है। एच पे कोई स्क्वायर स्क्वायर थोड़ी लगा हुआ, स्क्वायर लगा हुआ होता तो हम ऐसा बोल सकते थे। बस यही तो सवालों की खूबसूरती होती है, जिसने इस खूबसूरती को समझ लिया वो जीत गया। 61। बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्स्ट्रा लग रहा था, तो जब भी तो वो वाई इंटरसेप्ट था आपके पास। 61 सोचिए, जब तक मैं उस्मान साहब का सवाल ले लेता हूँ। बोलिए उस्मान साहब। सर मुझे पहले तो आपसे ये पूछना था कि जो बैरोमीटर जो होता है
वो जो है हम मतलब एटमॉस्फेरिक निकालने के लिए यूज करते हैं, तो हमें एटमॉस्फेरिक की जो नंबर है वो कैसे मालूम होगा? वो जो 101 और एक्सपोनेंट 10 की पावर जो 5 है वो कैसे मालूम हुआ? वो तो इससे मालूम नहीं हो रहा। जब आप लिक्विड का कॉलम बैलेंस करवाते हो ना 760 mm, तो अब आप क्या करते हो, प्रेशर इक्वल्स रॉ जी एच का फॉर्मूला लगाते हो, उसमें लिक्विड की डेंसिटी रखते हो, ग्रेविटी रखते हो 10, और अपने उस जो कॉलम की हाइट आई थी मीटर्स में वो रखते हो। जब आप उसको सॉल्व करते हो तो आपके पास जो प्रेशर आता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता तो वो लिक्विड का प्रेशर है, लेकिन वो बराबर एटमॉस्फेयर के होता है क्योंकि उस लिक्विड ने एटमॉस्फेयर को बैलेंस किया हुआ होता है। तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो आती है ना वो 101325 करके आती है तो हमारे। कैसे बैलेंस किया? कैसे बैलेंस किया भाई? वजन की वजह से जो कॉलम में लिक्विड भरा हुआ था उसकी वजह से लिक्विड नहीं को सर, बाहर तो निकलने बैलेंस की कैसे जरूरत किया है। हुआ होता है? अब लाजमी बात है, जब वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है तो बाहर से जो एटमॉस्फेयर होता है वो उस लिक्विड कॉलम को बाहर नहीं आने दे रहा होता। ट्यूब में लिक्विड भरा हुआ था, वो तो अपने वेट की वजह से बाहर आ जाना चाहिए था, वो फ्लो करता और साइडों से लिक्विड लेवल राइज कर जाता जो टब में था। तो बाहर का एटमॉस्फेयर उस लिक्विड को बाहर फ्लो नहीं करने दे रहा होता। इसके नतीजे में हम कहते हैं कि भाई इस वक्त एटमॉस्फेयर का प्रेशर और जो आपकी ट्यूब के अंदर लिक्विड मौजूद है उसका प्रेशर बराबर हो गया। हाँ, तो मतलब जो कुछ कह रहे थे, बोलो बेटा। जी जी सर, मैं कहता था जो जो भी प्रेशर मरकरी का आता है तो वो इनडायरेक्टली वो उसका प्रेशर बन जाता है। जी बेटा, यही बात है कि जो मरकरी का आता है वही एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है। अच्छा भाई, इसके अंदर आप सबने सबने जवाबात जो है वो दर्ज करा दिए क्वेश्चन नंबर सर एक और 61 सवाल के। था मेरा। एक मिनट रुक जाओ बेटा, मैं ये आंसर्स देख लूँ, उसके बाद फिर आप मुझसे पूछ लेना। अच्छा सर, ठीक है। बोलते हैं two cylindrical vessels are joined together and filled with water as shown. How does the pressure at point X compare to the pressures at point Y and point Z? तो भाई मेजॉरिटी अवाम ने मुझे इसमें सी बोला है। कंपेयर टू Y, X का प्रेशर सेम है, बिल्कुल दुरुस्त बात है, क्योंकि भाई X और Y दोनों सेम डेप्थ के ऊपर हैं तो दोनों का प्रेशर X और Y पे सेम होगा। एंड एट Z कंपेयर टू Z, X पे प्रेशर कम है, ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है। तो आपका आंसर नो डाउट सी है। Z पे प्रेशर ज्यादा है, X के ऊपर प्रेशर कम आ रहा है कंपेयर टू Z, और दूसरी बात X और Y पे जो प्रेशर है वो एग्जैक्टली सेम आ रहा है। तो भाई ब्रिलियंट। So the graph of pressure and area is curved, but pressure and depth is a straight line. Why is that? It is that because pressure is equals to force upon area. तो बेटा इनवर्स का रिलेशन होता है ना, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी का ग्राफ आपके पास कर्व आता है क्योंकि दोनों क्वांटिटीज का प्रोडक्ट सेम रहता है, जबकि रॉ जी एच के फॉर्मूले के मुताबिक प्रेशर और हाइट आपस में डायरेक्ट है, तो लाजमी बात है उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा आपके पास। ठीक है भाई मेरे मुल्क के सजीले जवानों, आज का हम प्रेशर का लेसन यहीं पे अख्ताम करते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं हो सकता है कल आप लोगों की फिजिकल क्लास लूँ, जिसका कुछ बच्चों की होगी, जिसकी मैं आपको ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा जहां जहां मैं फिजिकल ले रहा हूँ। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। और जिन हजरात ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि भाई सर आप लेक्चर्स अपलोड कर दीजिए, तो माजरत मैं नहीं कर सका था उस वक्त, लेकिन ये है कि मैं आज अभी